रामपुर नाम के एक गांव में शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने संग साथियों के साथ शादी में शहनाई बजाता था। उसके साथी ढोलक व तबला बजाते थे। इस तरह वो लोग पैसा कमा के अपना घर गुजारा करते थे। उसी गांव में ठाकुर नाम का एक धनवान रहता था। उसे पैसे का बहुत घमंड था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी। उसका नाम राधा था। एक दिन एक युवक ठाकुर के घर आया। तब ठाकुर वहाँ के गाँव वालों के साथ बात कर रहा था। तो वो युवक बोलता है कि मेरा नाम केशव ठाकुर है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। मैं भी आपकी तरह ही धनवान हूँ। मैं आपकी बेटी राधा से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठाकुर अपने मन ही मन सोचता है, इसकी ये हिम्मत, यूं सबके सामने आकर पूछता है, यूं सबके सामने आकर मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। वैसे मैं अपनी बेटी की शादी मुझसे भी धनवान व्यक्ति से करूंगा, अपने बराबर वाले से नहीं। और ये सोचकर ठाकुर बोलता है, हाँ हाँ जरूर बेटा, पर पहले तुम्हें मेरे शर्त को जीतना होगा। अगर तुम शर्त में विजयी हुए तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना। मैं तुम्हें जो ड्रम दिखाऊंगा बस उस ड्रम में तालाब से पानी भरना होगा, और अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। केशव बोलता है, ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, चलिए चलते हैं। वो सब तालाब के पास गए। ठाकुर बोलता है, देखो बेटा, उस ड्रम में उस घड़े से पानी भरना होगा, चलो हो जाओ शुरू। केशव ने घड़ा उठाया और पानी में डुबो, फिर उस पानी के ड्रम में भरने लगा, पर ड्रम में छेद था, पानी बाहर निकल रहा था। केशव घड़े पे घड़े भरा जा रहा था, पर पानी डालने के बाद भी पानी उसमें से बह जा रहा था। इसको देख केशव बोलता है, ये तो अन्याय है, छेद वाले ड्रम में पानी भरने का क्या फायदा, वो कभी नहीं भरेगा। फिर ठाकुर बोलता है, अरे मूर्ख, ड्रम भरने को कहा था, कैसा ड्रम, ये तो तुमने पूछा ही नहीं। और तुम शर्त हार गए। अब इस गांव की तरफ नजर उठा के भी मत देखना। अरे सुनो, इसका सर मुड़वा के इसे भगा दो। केशव वहाँ से सिर मुड़वा कर चला जाता है और सोचता है कितना दुष्ट इंसान है ये। एक बार एक शादी में शहनाई बजाते हुए शर्मा को ठाकुर ने देखा। लोग शर्मा की खूब प्रशंसा करते हुए तालियां बजा रहे थे। तो ठाकुर अंदर ही अंदर गुस्से में जल गया और बाद में अपना मोबाइल हाथ में लेकर बोला, अरे भाई, क्या मस्त शहनाई बजाते हो तुम, मैं तुम्हें इनाम में खूब सारा रुपया देना चाहता हूँ, तुम जरा अपना मोबाइल नंबर देना। फिर शर्मा बोलता है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप चाहे तो मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें, मेरा नंबर है 99100991। बाद में ठाकुर का मैसेज जब केशव ने मोबाइल पे देखा तो उसमें रुपए का एक फोटो का व्हाट्सएप आया हुआ था, और जब बाद में ठाकुर का मैसेज मोबाइल में देखा तो उसमें ठाकुर ने रुपए की एक फोटो खींच के भेज दिया था, जिस पर शर्मा को बहुत गुस्सा आती है। ये क्या सर, आप पैसे भेजने की जगह पैसे की फोटो भेज रहे हैं। जिस पर ठाकुर बोलता है, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि असली पैसे भेजूंगा, मैंने तो इमेज भेज दी, नकली फोटो, अरे ये भी तो पैसा है, मंदबुद्धि, नालायक। और ऐसा कह के उसका अपमान करके ठाकुर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद की बात है, ठाकुर के आदमी गाँव में नोटिस चिपकाकर ये ऐलान करते हैं कि जो कोई भी ठाकुर की रखी हुई शर्त में जीतेगा उससे ठाकुर की सुंदर बेटी राधा का विवाह होगा। पूरे गांव में नोटिस लगती है। शर्मा भी वो नोटिस पढ़ता है, लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति बोलता है, अरे बाप रे, लगता है ये इस बार किसी और को बेवकूफ बनाने वाला है, कोई इस मुकाबले में भाग न ले भैया। लेकिन शर्मा ठाकुर के घर जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि 2 युवक और पहले से ही खड़े थे। उधर वो ठाकुर को बात करते हुए सुनता है, ये क्या, सिर्फ 3 लोग आए हैं इस स्वयंवर में, ठीक है, चलो सब लोग, आप लोगों को पिज्जा खाना है, जो पहले खा लेगा उसी से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। तीनों के तीनों युवक खुश हो जाते हैं कि बस पिज्जा खाना है, लेकिन तभी ठाकुर अपने आदमियों से कह के उन तीनों लड़कों को जमीन में गड़वा देता है। हाँ खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, जो पहले खा लेगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, चलो कोशिश करो। उन्होंने बहुत कोशिश करी पर पिज्जा तक नहीं पहुंच सकते थे। आखिर वो जमीन में गड़े हुए थे, लेकिन शर्मा ने मुंह से इतनी जोर सांस खींची कि पिज्जा उड़ के सीधे उसके मुंह में आ गिरा। ये देख सब हैरान हो गए। शर्मा सच जीत गया था, वो खुश हो गया था। बाद में शर्मा बोलता है, ठाकुर जी, मैं जानता हूँ आप अपने मनोरंजन के लिए गांव भर के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी ही चाल में फंस जाता है। मैं बचपन से शहनाई बजा रहा हूँ, शहनाई बजाने के कारण मेरी सांस खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पिज्जा मैं खा पाया। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए ठाकुर जी। ठाकुर को तुरंत अपनी गलती समझ में आ जाती है। अरे गलती हो गई बेटा, अरे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इस तरह शर्मा की शादी एक खूबसूरत राधा से होती है जो ठाकुर की लड़की होती है।
अमन और नमन नाम के दो भाई थे। अमन बहुत मेहनती था और घर का सारा काम भी वही देखता था। वहीं नमन बहुत ही आलसी था, सुबह के 10 बजे तक भी नहीं उठता था। हर रोज 10 बजे के बाद अमन नमन को उठाते हुए, मेरे भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। अरे भैया नाश्ते में क्या बनाया है? लंच में पिज्जा बनाने को बोला था ना। हाँ बना दिया है भाई, पापा को टाइम पे दवाइयाँ दे देना, भूलना मत, मैं चलता हूँ। और ये कहकर वो निकल जाता है। थोड़ी देर बाद नमन अपने पापा के पास जाकर, अरे ओ बड़हू चलो चलो दवाइयाँ ले लो, ये कहकर उठाता है। बेटा मैं उठ नहीं सकता, तुम्हें ही दवाइयाँ खिलानी पड़ेंगी। अरे ये क्या पापा, मैं बहुत बिजी हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैं जाने वाला था। और ये कहकर वो निकल जाता है। उस शाम को जब अमन घर वापस आता है तो अपने बिस्तर पे लेटे हुए बाप को देख के, कैसे हैं पापा, दवाइयाँ नहीं ली क्या? तब उसका बाप पूरी कहानी सुनाता है। तब अमन बोलता है, छोटा बच्चा है पापा, जाने अनजाने में किया होगा। और ये सब कह उन्हें वो समझाता है। फिर उसके पापा बोलते हैं, छोटा बच्चा नहीं है वो मुझसे कैसे बात करता है तुम्हें क्या बताऊं। अगले दिन अमन अपने पापा को दवाई दिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे थे, जिसको देख उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसके पिता को देखकर बोलते हैं, देखिए इनको बहुत बड़ी हार्ट की समस्या हो गई है, इनका इलाज सर्जरी के द्वारा होगा और 10 लाख रुपए लगेंगे। इस बात को सुनकर अमन और नमन दोनों ही चौंक जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम घर और खेत बेचकर आपके पैसे जमा कर देंगे। जिस पर नमन बोलता है, क्या घर और खेत बेच दोगे और सारा पैसा इस बुड्ढे में लगा दोगे? ये मैं नहीं होने दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? और ये कह के वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अमन बहुत दुखी हो जाता है अपने भाई के व्यवहार से और वो अपने फ्रेंड से सजेशन लेने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे काफी थकान हो गई थी और वो सोचता है क्यों ना यहीं आसपास कहीं आश्रय ले लिया जाए। तभी उसे एक बड़ा सा तरबूज दिखता है। नजदीक जाके देखा तो पता चला वो तरबूज नहीं बल्कि तरबूज से बना हुआ एक घर है। बाहर 2 लोग बैठे होते हैं जिनके बारे में वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अमन को देख पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? जिसपे अमन सारी बात बताता है। ओहो देखो बेटा, ये एक जादुई तरबूज का घर है। तुम्हारा मन अगर साफ है तो तुम्हें इस घर में सिर्फ सोना मिलेगा और अगर तुम्हारे इरादे गलत हैं तो परिणाम भी वैसे ही मिलेगा। अमन उन दोनों को हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अंदर जाता है और अंदर जाते ही देखता है तो हर जगह सोना ही सोना होता है। अमन वहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से बस थोड़ा सा सोना ले लेता है और उतना सोना ले जाके उस सोने को बेचकर उसने अपने पापा का इलाज करवाया। एक दिन जब उसके पापा ठीक हो जाते हैं तो उनको वो पूरी कहानी बताता है कि आखिर उसने इतने बड़े इलाज का पैसा कैसे जुटाया। लेकिन दूर से चोरी छुपे उनकी बात को नमन सुन लेता है। ओहो, मेरे भाई को कहाँ से इतने पैसे मिले, ये अब मुझे समझ में आया। तरबूज का घर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो ढूंढते ढूंढते परेशान होकर बोलता है कि आखिर ये घर कहाँ गया, कैसा है ये तरबूज का घर? तभी उसकी नजर दूर से एक बड़े तरबूज पर पड़ती है। उसके पास जाते ही वही 2 व्यक्ति उसे नजर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा क्या मकसद है? जिसपे नमन अपनी रूखी आवाज में बोलता है, देखिए बहस वहस करने का मेरे पास समय नहीं है। तुम कौन हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इस तरबूज के घर के अंदर जाना है। तुम लोग अपने काम से काम रखो। और वो ये कह के तरबूजे के घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही एक छड़ी आती है और नमन को पीटने लगती है। नमन बोलता है, आई आई, अरे भगवान, अरे छोड़ दो, अरे मुझे माफ कर दो, ये कहाँ से पड़ रही है? लकड़ी मानो नमन के पीछे चिपक गई थी। वो एक के बाद एक उसकी पिटाई करने लगती है, जिसपे नमन तुरंत ही समझ जाता है ये कोई जादुई तरबूज का घर है। और उसी दिन से नमन अपने घर में सबकी देखभाल करता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है और वो